राइट नाउ ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है कि क्या यूएस इकोनॉमी अपना स्टेटस एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी लूज कर देगा। अब वैसे तो ये डिस्कशन कोई नया नहीं है एंड पिछले कई सालों में कई बार ऑलरेडी हो चुका है, बट इस बार लग रहा है थिंग्स आर डिफरेंट। अगर आप वर्ल्ड फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के इस ग्राफ को देखोगे तो अभी भी वर्ल्ड की टोटल फॉरेन करेंसी में से यूएस डॉलर 59% का मार्केट होल्ड करता है। पर एक बात देखने वाली ये है कि 1999 से लेकर अभी तक ये लगातार बेसिस पे डिक्लाइन हो रहा है। एंड इसकी दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया में चल रहे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा ये चेंज एंड एज एन इंडियन सिटीजन एंड इन्वेस्टर ये हमें किस तरह इंपैक्ट कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो। अब सबसे पहले ये समझने के लिए कि डॉलर की रिजर्व करेंसी का स्टेटस क्यों गिर रहा है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिजर्व करेंसी का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों और हमें इसकी जरूरत क्या है। सो लेट्स सपोज दो कंट्रीज इंडिया एंड बांग्लादेश आपस में कोई ट्रेड करना चाहते हैं एंड इंडिया बांग्लादेश को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है एंड उसके बदले बांग्लादेश इंडिया को पेमेंट अपनी खुद की करेंसी जो कि टाका है उसमें करता है, जो कि टोटल होता है 10 करोड़ टाका। अब अगर हम एक्सचेंज रेट को देखें तो लेट्स अज्यूम एक टाका की वैल्यू आज के टाइम 70 पैसे के अराउंड है। तो ऐसे में जो टोटल पेमेंट बांग्लादेश से इंडिया के पास आया उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 7 करोड़ रुपीज। अब लेट्स अज्यूम बांग्लादेश में कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है और उधर की गवर्नमेंट जो उधर एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग करती है। अब ऐसे में जब और मनी प्रिंट होगा तो उधर की जो करेंसी है टाका उसकी वैल्यू ड्रॉप होगी। अब ऐसे में अगर वैल्यू ड्रॉप हुई और मान के चलते हैं कल को एक टाका की वैल्यू गिर के 50 इंडियन पैसे के अराउंड हो गई, तो जो 7 करोड़ रुपीस की वैल्यू इनको बांग्लादेश से मिली थी उसकी वैल्यू गिर के 5 करोड़ रुपीस के अराउंड हो जाएगी और इससे इंडिया को 2 करोड़ रुपीस का लॉस हो जाएगा। एंड इसी वजह से करेंसीज की इंस्टेबिलिटी के चलते आज के टाइम पे दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे की करेंसीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, पर इसके लिए उन्हें ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर रिजर्व करेंसी की जरूरत है जिसकी जो वैल्यू हो वो स्टेबल हो। यही रोल आता है रिजर्व करेंसी का। अब आपका ये जानना जरूरी है कि यूएस डॉलर हमेशा से वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी नहीं थी। यूएस डॉलर से पहले ब्रिटिश पाउंड वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी माना जाता था। अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को आर्म्स, वेपनरीज और सप्लाईज की जरूरत थी तो आज की तरह तब भी यूएस वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स एंड वेपन सप्लायर था। एंड इसके चलते यूएस ने इन सारी कंट्रीज को वेपन्स बेचे और पेमेंट्स करने के लिए इन सारी कंट्रीज ने यूएस को या तो ब्रिटिश पाउंड्स में पेमेंट किया या तो गोल्ड्स में पेमेंट किया। अब इसके चलते जहां पर वर्ल्ड की कंट्रीज के रिजर्व खाली हो रहे थे वही इस वॉर से यूएस मालामाल हो रहा था एंड देखते ही देखते यूएस के पास वर्ल्ड के बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हो गए। अब वॉर की वजह से कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई और इन सब के चलते यूएस ने इन सारी कंट्रीज को लोन देना शुरू किया और लोन देने के लिए उन्होंने गोल्ड का यूज ना करके यूएस डॉलर के फॉर्म में लोन देना चालू किया। इसके चलते वर्ल्ड में यूएस डॉलर की जो पावर थी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगी एंड आफ्टर सम टाइम इन 1944 इस सारी वॉर की सिचुएशन को एंड करने के लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको तो हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। एंड इस एग्रीमेंट के चलते ये अनाउंस किया जाता है कि आगे से यूएस के डॉलर ही वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी की तरह यूज किए जाएंगे। एंड इसके बदले यूएस एक श्योरिटी देता है जहां वो ये बोलता है कि यूएस जो $35 प्रिंट करेगा उसके बदले वो 1 आउंसेस ऑफ गोल्ड अपने पास रिजर्व करके रखेगा। आसान शब्दों में जिस भी कंट्री के पास यूएस डॉलर एज अ रिजर्व है वो जब चाहे तब यूएस से $35 के बदले 1 आउंसेस ऑफ गोल्ड ले सकती है एंड इसी श्योरिटी को द गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया। बट इसके कुछ टाइम बाद 1971 में कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यूएस रन आउट ऑफ मनी एंड ऐसे में यूएस के तब के प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि वो ऑफिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर रहे हैं, यानी जो पहले बात हुई थी कि यूएस $35 के बदले 1 आउंस ऑफ गोल्ड को अपने पास रिजर्व करके रखेगा, अब ऐसा नहीं है और यूएस जितना चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकता है। अब बिकॉज यूएस का जो डॉलर था वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी थी, यूएस एक्सेसिव डॉलर प्रिंट करके अपनी कंट्री और उसकी इकोनॉमी के लिए बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस करने लगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिस गोल्ड स्टैंडर्ड के चलते यूएस को एज अ रिजर्व करेंसी माना गया था, जब यूएस ने उस गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दिया तो बाकी कंट्रीज वापस से गोल्ड या अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चालू क्यों नहीं कर दी? इट्स बिकॉज दे कुडंट। द रीजन इज 1945 में तब के यूएस प्रेसिडेंट एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं उस टाइम के सऊदी अरेबिया के किंग के साथ और इस मीटिंग में वो सऊदी अरेबिया के किंग को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको लाइफ टाइम सिक्योरिटी देंगे एंड उसके बदले वो उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि वो जितना भी वर्ल्ड में ऑयल सेल करेंगे वो यूएस डॉलर में ही करें। तो ऐसे में क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था जो कि आज भी है एंड वर्ल्ड की हर कंट्री को ऑयल की जरूरत तो थी ही जिससे वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके एंड इसी वजह से बाकी सारी कंट्रीज के पास यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी माने रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अब धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज अपने पास यूएस कैश रिजर्व्स को बढ़ाने लगी। अब मान के चलते अगर कोई कंट्री के पास टोटल यूएस डॉलर के कैश रिजर्व $100 बिलियन के हो गए, अब ऐसे में अगर उसे ट्रेड करना भी है
तो इसे एक बार में 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे में वो 18 बिलियन डॉलर आइडल ना पड़े रहें और उन्हें उन पर कोई रिटर्न मिल जाए, वो उस 80 बिलियन डॉलर्स में से लगभग 50 बिलियन डॉलर्स टू गेन सम रिटर्न्स वापस से यूएस की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते थे। लेट मी टेल यू, अगर आप आज के टाइम पे यूएस की इकोनॉमी में टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो वो टोटल 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स का है। और मैं आपको बता दूं, ये टोटल जर्मनी, इंडिया एंड यूके की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। अब अभी तक वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बन पाया और कैसे आज के टाइम यूएस जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बन पाई। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्यों आज के टाइम वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है इसको चैलेंज कर रही हैं। तो इन चीज़ों की शुरुआत होती है 1973 में, जब यूएस और कई सारी डेवलप्ड वेस्ट कंट्रीज मिलकर एक पेमेंट नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट करती हैं जिसका नाम होता है स्विफ्ट, सो दैट इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स है उनको और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके। एंड इसी पेमेंट नेटवर्क का मिसयूज कारण बनता है आज के टाइम पे कई सारी कंट्रीज क्यों यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है इसको बाईपास करने की कोशिश कर रही हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्विफ्ट नेटवर्क क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। तो मान के चलिए आज दो कंपनीज इंडिया और बांग्लादेश आपस में ट्रेड करना चाहती हैं। अब इन दोनों ही कंपनीज के कोई ना कोई बैंक अकाउंट होंगे उन कंट्रीज के पर्टिकुलर बैंक में, और इन दोनों ही बैंक के अपने खुद के एक बैंक अकाउंट होंगे यूएस के एक बैंक में। फॉर एग्जांपल, इंडियन बैंक का एक बैंक अकाउंट यूएस के एक बैंक ए में होगा और बांग्लादेश के बैंक का एक बैंक अकाउंट यूएस के बैंक बी में होगा, और ये दोनों ही बैंक स्विफ्ट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे। अब लेट सपोज इंडियन कंपनी बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना चाहती है, तो ऐसे में इंडिया की वो कंपनी इंडियन रुपीज में अपने इंडियन बैंक को पे करेंगी। लेट सपोज अगर हम मान के चलते हैं 1 करोड़ रुपीज पे किए गए। अब इस 1 करोड़ रुपीज के रिसीव होने का एक मैसेज इंडियन बैंक अपने यूएस के उस बैंक में जिसमें उनका बैंक अकाउंट है उनको ट्रांसफर करेगा। और लेट्स अज्यूम अगर आज के टाइम 80 रुपीज के बराबर $1 है, तो इस 1 करोड़ रुपीज के बदले $1,25,000 यूएस बैंक ए यूएस बैंक बी को ट्रांसफर कर देगा जहां पर बांग्लादेश के बैंक का बैंक अकाउंट है। और अगर एक्सचेंज रेट अगर हम बांग्लादेश का देखें तो आज के टाइम $1 इज इक्वल टू 105 टाका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है, उतना होता है। तो इस यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके टाका में बांग्लादेश के उस बैंक में भेज दिया जाएगा जो कि 131 करोड़ के अराउंड होगा, और इस तरीके से उस बांग्लादेशी कंपनी को अपना पेमेंट मिल जाता है। और कई सारी कंट्रीज जिनके डिसीजंस यूएस को अपने फेवर में नहीं लगे, उन्होंने स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए और उनको सैंक्शन किया और उनको ब्लॉक कर दिया स्विफ्ट पे पेमेंट करने से। और इस तरीके से कई सारी कंट्रीज को इससे कई ज़्यादा लॉस हुआ। एंड रिसेंटली अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखोगे तो रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से पेमेंट के थ्रू बैन कर दिया गया। एंड यही नहीं, रशिया के जो भी रिजर्व्स यूएस के बैंक अकाउंट में थे इन बिलियंस, उनको भी फ्रीज कर दिया गया। और ये देखते हुए कई सारी कंट्रीज को ये रियलाइजेशन हुआ कि आज जो ईरान के साथ या यूक्रेन में रशिया के साथ हुआ है वो कल को चल के हमारी कंट्रीज के साथ भी हो सकता है, अगर हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया जो कि हमारी कंट्री के लिए तो फेवरेबल है पर यूएस उसको पसंद नहीं करता। इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हमें डॉलर का जो ऑल्टरनेटिव है वो जल्दी से जल्दी ढूंढने की जरूरत है। अब ये तो था किस तरह स्विफ्ट नेटवर्क का मिसयूज किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ क्योंकि इनकी जो करेंसी है वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इस वजह से भी यूएस कई सारे ऐसे एक्शन लेता है जो भले ही उनकी कंट्री की तो फेवरेबल है, पर ये जानते हुए कि इनकी जो रेप्लिकेशंस है वो दूसरी कंट्रीज पर काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, इनको इग्नोर करके भी यूएस वो एक्शन लेता है। यूएस की इसी हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए वर्ल्ड में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें से 2 डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेवलपमेंट का नाम है ब्रिक्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म की गई है 5 कंट्रीज के थ्रू, जो कि है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज मिलके ओवरऑल वर्ल्ड की 27% जीडीपी को होल्ड करती हैं। अब ब्रिक्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की एक रिजर्व करेंसी बनाएंगे जिसके बेसिस पे वो 5 कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पाएंगी और उन्हें यूएस डॉलर की ट्रेड में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि यार 5 कंट्रीज आपस में क्या ही कर लेंगी, तो मैं आपको बता दूं एक और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम G7 कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वेस्ट की सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन आते हैं, जो कि 7 कंट्रीज से मिलकर बनी हुई है। ये 7 कंट्रीज भी अपनी खुद की एक रिजर्व करेंसी बनाए हुए हैं जिसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं, और ये लोग रिजर्व करेंसी की तरह यूज करते हैं विदाउट द यूज ऑफ डॉलर। एंड मैं आपको बता दूं अगर हम इसको कंपेयर करेंगे G7 को ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स की जितनी परचेजिंग पावर है वो उन 7 सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक्शन ऑफ ब्रिक्स, रिसेंटली इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई ने एक नया ट्रेड मैकेनिज्म फॉर्म किया है जिसका यूज करके अब इंडिया दूसरी कंट्रीज से इंडियन रुपीज में ही ट्रेड कर पाएगी, जिससे इन फ्यूचर इंडिया की जो वैल्यू है इन द इंटरनेशनल मार्केट और भी बढ़ पाएगी। और इस पूरे मैकेनिज्म को वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वॉस्ट्रो अकाउंट वर्क किस तरह करता है। अब मान के चलिए अगर बांग्लादेशी कंपनी को किसी इंडियन ट्रेडर के साथ वर्क करना है, तो उसके लिए उसको सबसे पहला काम करना है कि इस बैंक अकाउंट खुलवाना है अपने बांग्लादेश के किसी अकाउंट में। अब
ये बांग्लादेशी जो बैंक है इसको एक अकाउंट इंडिया के किसी बैंक में फॉर्म करना पड़ेगा और उस अकाउंट को हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। मान के चलिए बांग्लादेशी कंपनी ने इंडियन ट्रेडर को कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की। इसके बदले अगर इंडियन ट्रेडर को उन्हें पैसे देने हैं तो वो इंडियन रुपी के फॉर्म में उस इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेगा जिसमें बांग्लादेश के उस बैंक का बैंक अकाउंट है। अब उसको मान के चलते उसने 1 करोड़ रुपीज़ में ट्रांसफ़र किए। अब ऐसे में ये 1 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र का जो मैसेज है वो इंडियन बैंक से बांग्लादेशी बैंक को भेजा जाएगा। और क्योंकि आज के टाइम 1 रुपीज़ की वैल्यू इज इक्वल टू 1.28 टका है, तो ऐसे केस में जो ये 1 करोड़ रुपीज़ है ये बांग्लादेशी बैंक उस कंपनी को बांग्लादेशी टका में कन्वर्ट करके टोटल 1.28 करोड़ टका दे देगी। अब इस वॉस्ट्रो अकाउंट का बेनिफिट ये होगा कि इंडियन जो करेंसी है उसकी जो डोमिनेंस है थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी इन द वर्ल्ड मार्केट, जिससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आएगा। और इसका जो डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी 18 कंट्रीज इंडिया में अराउंड 30 वॉस्ट्रो अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं और उसमें ट्रेड भी चालू कर चुके हैं। एंड कई सारी कंट्रीज लाइन में हैं जो कि हमारे यहाँ वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी बैठे हुए हैं। अब इन सारे डेवलपमेंट्स के चलते हुए मेरा ऐसा मानना है कि भले ही हम यूएस के डोमिनेंस है उसको थोड़ा चैलेंज कर पाए, बट ये कहना कि यूएस डॉलर की जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस है वो तेजी से लूज कर देगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 2020 में यूएस ने जो एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की थी उसकी वजह से आज हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले 18 मंथ से इंडियन मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को रेड में देख रहे हो और आपके दिमाग में ये डाउट है कि यार मार्केट्स कब बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए वीडियो को चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।